अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर हुकूमत से मुज़ाकरात के हवाले से मुंह मोड़ लिया है। ऐसा लग रहा है कि पार्टी एक बार फिर सड़कों के जरिए अपने सियासी मामलात का हल निकालना चाहती है, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाजी कॉल के ऐलान के बाद पार्टी की सियासी गुंजाइश एक बार फिर कम होती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि आज अटियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन था, लेकिन बानी पीटीआई की बहनों और वकला को बानी पीटीआई से नहीं मिलने दिया गया, जिससे यह तासुर उभर रहा है कि हुकूमत मुमकिना तौर पर तहरीक इंसाफ के एहतजाज का रास्ता इसलिए रोकना चाहती है ताकि किसी इंतशार का खदशा पैदा ना हो सके, क्योंकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर दो टोक अंदाज में गुफ्तगू करते हुए कह रहे हैं कि अब मुज़ाकरात का वक्त खत्म हो गया है, अब वही होगा जिसकी बानी पीटीआई हिदायत जारी करेगी। अब बैरिस्टर गौहर की बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि पार्टी फिर से मज़ाहमती अप्रोच बना रही है, लेकिन इसके साथ साथ पार्टी की सियासी गुंजाइश भी महदूद हो रही है। जैसा कि 9 मई मुकदमात के हवाले से भी तहरीक इंसाफ के गिरद शिकंजा मजीद सख्त हो रहा है, और अगर तहरीक इंसाफ के मजीद रहनुमा इन मुकदमात में गिरफ्तार होते हैं तो तहरीक इंसाफ के लिए इसके बाद ये मुमकिन नहीं रहेगा कि वो कोई भी सियासी सरगर्मी कर सके। यानी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी से पार्टी को सियासी नुकसान हो सकता है। और अब तो 9 मई मुकदमात में मजीद पेशरफ्त भी सामने आ गई है, और आज सरगोदा में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई मियांवाली थाना मूसा खेल के मुकदमा नंबर 72 का फैसला सुना दिया है। इस फैसले के तहत सरगोदा पीटीआई के 36 कारकुनान और रहनुमाओं को सजा सुना दी गई है। और इससे भी बढ़कर अहम बात यह है कि मलिक अहमद खान भच्चड़, जो कि ऑपोजिशन लीडर पंजाब हैं, उन्हें 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इसी तरह एमएनए अहमद चट्ठा और साबिक एमएनए बिलाल एजाज को भी 9 मई पर सजाएं सुनाई गई हैं। सरगोदा अदालत ने तमाम 32 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। अब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी इंसदाद दहशतगर्दी को सितंबर तक 9 मई के मुकदमात का फैसला करने का हुक्म दिया है। ऐसे में सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का यह फैसला मानी खेज मालूम होता है। बहरहाल मलिक अहमद भच्चर ने इस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। देखना यह है कि लाहौर हाई कोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के फैसले को बरकरार रखती है या फिर मलिक अहमद भच्चर को अदालत से रिलीफ मिल जाएगा। बहरहाल एक जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को 9 मई मुकदमात में सजा दी जा रही है, तो वहीं 9 मई मुकदमात में मतलूब मुराद सईद को पार्टी की जानिब से सेनेटर मुंतखब करा दिया गया है, जिससे यह तासुर उभर रहा है कि तहरीक इंसाफ इदारों को यह पैगाम देना चाहती है कि वो किसी सूरत 9 मई के हवाले से अपने मौक़िफ़ में लचक पैदा करने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि सियासी हलकों में मुराद सईद को सेनेटर बनाने पर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं। ये सवाल उठ रहा है कि एक ऐसा शख्स जो कानून से मफरूर रहा, जिसका शनाख्ती कार्ड, जायदाद और बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए, ऐसे शख्स को सेनेटर मुंतखब करके कानून साजी करने का अहल कैसे बना दिया गया। सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर कानून से मफरूर और माली और इंतजामी पाबंदियों का शिकार शख्स भी ऐवान में पहुंच सकता है, तो फिर कानून साजी का अमल और पार्लिमानी इक़दार कहाँ जाएगी। अब मुराद सईद के सेनेटर बनने के बाद ये चहमगोइयाँ भी हो रही हैं कि शायद अब वो मंजर आम पर आ जाएं, लेकिन गवर्नर केपीके के उनके मंजर आम पर आने पर गिरफ्तारी का भी इंदिया अपनी जगह पर मौजूद है। यानी ये जाहिर हो रहा है कि रियासत 9 मई के मुकदमात में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को किसी सूरत माफ करने को तैयार नहीं है। एक तरफ तहरीक इंसाफ को अपने बयानिए समेत कई कानूनी चैलेंजेस का सामना है, तो वहीं पर पार्टी की अंदरूनी तकसीम भी शिद्दत इख्तियार कर रही है। वज़ीर आला केपीके अली अमीन गंडापुर को सूबे में होने वाले सेनेट इलेक्शंस के बाद भी मशकूक नज़रों से देखा जा रहा है। उन पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वोटों के तनासुब से पीटीआई की बासानी 8 नशस्तें बनती थी, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने हुकूमत की सेनेट में 2/3 अक्सरियत पूरी करने के लिए ऑपोजिशन को 5 नशस्तें बतौर तोहफा दे दी है, ताकि हुकूमत को 2/3 अक्सरियत दी जा सके। इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर तजियाकार मोहसिन बेग साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ये जो सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुनाया है, जिसमें मलिक अहमद खान भच्चर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को सजाएं सुनाई गई हैं, आपको लगता है कि अब ये सजाओं का सिलसिला शुरू हो गया बिलाखिर? ये सिलसिला तो खैर बहुत पुराना है। जब से ये केसेस बने, FIRs कटी, वो केसेस, ये मेरे ख्याल में जितने लोग हैं ये बेल्स पे थे। नेचुरली वो ट्रायल जो है उसको कंक्लूड करना था प्रोसिक्यूशन की तरफ से, जो कि मैं समझता हूँ बहुत डिले हुआ, क्योंकि ये ट्रायल्स बाकी लोग भी इन मुकदमात में हैं, मुख्तलिफ जेलों में और मुख्तलिफ कोर्ट्स में। इसका ट्रायल बहुत जल्दी होना चाहिए था। नेचुरली इनके पास अपील का हक है, ये अपील करके हायर कोर्ट्स में जा सकते हैं अगर इनको समझ है कि फैसला जो है वो ठीक नहीं हुआ या उसमें कोई लूप होल्स हैं। तो ये सिलसिला तो मैं समझता हूँ बहुत पहले होना चाहिए था। ईदर वे, या ये बरी होते या इनको सजा मिलती। तो ये बहुत डिले हुआ, और जो डिले है वो जस्टिस के लिए अच्छा नहीं। इंसाफ जो है वो फौरी तौर पर होना चाहिए और फैसला भी फौरी तौर पर होना चाहिए।
लेकिन मौसम एक साहब, यकीनन इस फैसले की एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है और एक प्रेसिडेंस तो सेट हो गया है कि यानी जिन्होंने ये किया उनको अल्टीमेटली सजा होना एटीसी कोर्ट से। इसका मतलब जिना हाउस हमला केस है, फिर जीएचक्यू हमला केस है, उसमें 9 मई के जो दीगर मुल्जिमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप उसके अंदर आती है। तो क्या समझा जाए अल्टीमेटली उसी तरफ को जा रहा है मामला? अब आप देखिए कि जी जिना हाउस हो या जीएचक्यू हमला केस है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि इन्होंने जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनकी फुटेजेस, उनकी मैसेजेस, उनकी वहां पे प्रेजेंस मौजूद है। लीडरशिप जो है नेचुरली उन्होंने ही अपने वर्कर्स को ये टारगेट दिए, उनको उकसाया, उनको बहकाया और उनको इस तरीके से कैंपेन चलाई हमारी जो है अफवाज के खिलाफ। वो मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो अटैक किया वो आर्मी इंस्टॉलेशंस पे किया। ये बहुत ही प्री प्लान एक मंसूबा था। अगर इनको शिकायत होती तो ये सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन, वजीर आला हाउस जाते, कमिश्नर या आईजी ऑफिस जाते, एहतजाज करते, लेकिन इन्होंने सिर्फ टारगेट आर्मी इंस्टॉलेशंस को किया, जो भी किसी भी मुल्क के लिए फ्यूचर में भी बहुत ही नुकसानदेह है कि आप इस तरीके से अपनी आर्म फोर्सेस को अटैक करें इनसाइड द कंट्री। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके फैसले जरूर होने चाहिए और जो लोग इन्वॉल्व हैं और जिन्होंने उकसाया, बहकाया, उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। सर, एक मिलिट्री कोर्ट ट्रायल तो बड़ा ग्लोरीफाइड रहा और उसमें फर्द जुर्म से मुतालिक भी हमने सुना आयद कर दी गई। फिर उसके बाद कोई खबर नहीं, क्योंकि वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट कि बानी पीटीआई का मामला उसी से जुड़ा हुआ है। तो आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि वो भी किसी अंजाम को पहुंचे? देखिए, जिस ट्रायल की आप बात कर रहे हैं वो ट्रायल ऑलमोस्ट कंक्लूड हो चुका है और उसमें बहुत सारी विटनेसेस थी, बहुत सारे गवाहान थे। गवाहान के अपने अपने वकील भी होते हैं, उस पर नेचुरली टाइम लगता है जिरा करते हुए, लेकिन वो कंक्लूड हो चुका हुआ है। अब उसमें जो बानी है उसका रोल क्या है उस सारी कॉन्स्पिरेसी में, तो उसके ऊपर शायद वक्त लग जाए और, लेकिन इवेंचुअली उसका फैसला भी सामने आएगा। और उसमें उनके साथ जो लोग थे, अभी तो कुछ लोग उनके साथ अरेस्ट हैं, लेकिन जो सिविलियन साइड है जैसे बानी है या कोई और लोग हैं, वो नेचुरली वो तो उनका भी पता चल जाएगा ट्रायल में कैसा क्या जिक्र आता है और उनके ऊपर क्या जुर्म साबित होता है। तो देखिए ना सर, तहरीक इंसाफ की तरफ से या खुद बानी पीटीआई की तरफ से जो 5 अगस्त की एक डेट दी गई कि उस पीक पे होना चाहिए एहतजाज, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त बाहर लीडरशिप है वो जो कुछ कर रही है, आपको लगता है कि फिर इस बात का जो है वो इस ख्वाहिश का इजहार भी किया गया कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हो जाए, कोई डायलॉग हो जाए, तो आपको लगता है कि इन केसेस का फैसला पहले आ जाएगा या उससे पहले कोई ना कोई डायलॉग या कोई बैकड्रॉप राब्ता सूदमंद साबित हो सकता है? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा क्लियरली आज से 1.5 साल पहले कह दिया था कि आप जब तक 9 मई के ऊपर माफी नहीं मांगते वो उनसे टेबल के ऊपर नहीं बैठेंगे। बड़ा क्लियरली था। जहां तक है बैकडोर कोई चैनल खुल जाए एस्टेब्लिशमेंट से, मेरे ख्याल में वो मुमकिन नहीं है। और वो बारहा कह चुके हैं कि आपने पॉलिटिकल लीडरशिप से बात करनी है, हमसे नहीं, हम आपसे बात नहीं करेंगे। जब आप इस किस्म की इल्ज़ामात लगाएं, आप ओपनली एस्टेब्लिशमेंट के जो टॉप हरारकी है उसको इस तरीके से मलाइन करें और उसके बाद आप उन पे ऊपर अटैक कर दें, जो कि बहुत ही सीरियस किस्म का अटैक था और बहुत वेल प्लान अटैक था। उसके बाद आप कहें कि जी हम आपसे बात करना चाहते हैं, बात ऐसे लोगों से मेरा ख्याल में मुमकिन नहीं है। अदारों की मेमोरी इतनी कमजोर नहीं होती और ये पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में 77 ईयर्स में ये हुआ। बहुत से पॉलिटिशियनों को स्टैब्लिशमेंट से गिला रहता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप पूरी उनकी इंस्टॉलेशंस पे चढ़ दौड़े और एक ऐसी मुहिम अवाम में चला दें जो अपनी अफवाज के खिलाफ इतना ज्यादा प्रोपोगंडा करें, मलाइन करें, उनको अजीब अजीब नामों से बुलाएं, धमकियां दें, फिर उसके बाद कहें जी आपसे बात करनी है। ये मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं होगा। देखिए मोहसिन बेग साहब, इस तरह के लोगों को इस्टेब्लिशमेंट ने तो कौमी मुजरिम कहा और कहा कि ये कौम का मुकदमा है, ये इस्टेब्लिशमेंट का मुकदमा नहीं है। दूसरी तरफ कल सेनेट इलेक्शंस हुए हैं और वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और मफरूर लीडर जिनके बारे में पता नहीं है, जिनके खिलाफ ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी लंबी चार्जशीट है, वो सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। तो ये दोहरा मयार नहीं?
देखिए, वो उनकी पार्टी का डिसीजन था कि उनको सेनेटर मुंतखब किया जाए। उनके पास वोट थे कि असेंबली में उन्होंने मुंतखब कर लिया। वहां तक तो ठीक है। बाकी उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो उनको फेस करने पड़ेंगे, चाहे वो सेनेटर बने या ना बने। वो जब भी मंजर आम पे आएंगे या इस्लामाबाद में आके हल्फ लेते हैं तो वो केस जो उनके खिलाफ हैं वो स्टैंड करते हैं। वो उसमें उनके नॉन बेलेबल वारंट्स हैं, वो एक फ्यूजिटिव हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि केसेस अपनी जगह मौजूद रहेंगे चाहे वो गायब हो जाए। हालांकि मैं हैरान हूँ अपने अदवार में इन्होंने जो अपोनेंट्स के साथ किया, लोगों के साथ किया, अपोजिशन के साथ किया। अपनी बारी आई तो वो आई डोंट नो, वो डट के खड़े हुए। और देखिए ना ये सर, जो एक शख्स जो कानून से भाग रहा है वो कानून साज बन गया है। ये हमारे मुल्क का अलमिया है। इसको तो बहुत से ऐसे लोग और भी हैं पार्लियामेंट में और सेनेट में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कानून जो है और जो केसेस हैं ये कहीं जाएंगे नहीं। वो भाग के केसेस वहीं खड़े हैं। वो जब भी आएंगे उनको फेस करने पड़ेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है कि 10-10 साल मफरूज है कि लोग पॉलिटिशियन बन के इलेक्ट होके आ जाते हैं। तो ये अलमिया ही कह सकते हैं आप इसको। अच्छा, इंटरेस्टिंगली सर, कल सेनेट इलेक्शंस में एक तासुर दिया गया। देखिए ना, ये मुकमुकाओ हो गया, ये नून लीग के साथ ये कोई डील के और एक एंगेजमेंट हुई। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये भी किसी बातचीत का नतीजा है? अली अमीन गंडापुर साहब की लाहौर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो कुछ हुआ, ये कोई एक्सेप्टेंस है उनके लिए और वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं? या फिर आपको लगता है नहीं, ये अल्टीमेटली एहतजाज बनेगा, मोमेंटम बनेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह पे चलेगी जो बानी पीटीआई कह रहे हैं? देखें, एहतजाज वो कर चुके, अपना सारा जोर वो लगा चुके। उन्होंने जितनी भी इस्लामाबाद पे चढ़ाई की, जो कुछ किया वो आपके सामने है। उसमें भी बहुत से लोग अरेस्ट हैं और मुकदमा चल रहे हैं। 5 अगस्त मैं नहीं समझता ये कोई तहरीक चला सकेंगे, इनमें सकत नहीं है। जहां तक केपी सेनेट इलेक्शन का तल्लक है, नेचुरली गंडापुर साहब को पता था कि वहां पैसा इतना ज्यादा इन्वॉल्व हुआ। वो उनको ये शायद 5 सीटें और 6 सीटें भी ना मिलती, इसलिए उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया। वरना उनके बहुत से वोट टूट जाने थे और उनकी पार्टी के बहुत से लोग ऐसे थे जो अंडर हैंड मुख्तलिफ लोगों से डील कर भी रहे थे और कर भी ली थी। तो ऐसे में उन्होंने अपनी चीफ मिनिस्टरशिप भी बचाई है। एज ए मतलब अगर उनके इससे भी ज्यादा कम लोग इलेक्ट होते तो नेचुरली उनकी जो चीफ मिनिस्ट्री है वो क्वेश्चन मार्क आ जाता कि उनको फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेना पड़ता। तो उन्होंने बानी वानी का तो कोई ख्याल नहीं है किसी को भी, क्योंकि वो भी एक खुदगर्ज इंसान है और पार्टी भी आगे ऐसी है। तो उन्होंने डील करके अपना आप भी बचाया और अपनी इज्जत भी बचाई। एंड एट द कॉस्ट ऑफ बानी पीटीआई आप कह रहे हैं? ऑफ कोर्स उसका देखें, वो भी लोगों के साथ यही सलूक रखते हैं। उनके अपने अदवार में जो सेनेटर्स बने हैं और जिनके बारे में मार्केट में था कि 70 करोड़ 80 करोड़ पे, उस वक्त बानी खुद हेड था और उसने किस तरीके से मैनिपुलेट किया। अब वो जो उनके एमपीएज हैं उनको पता है कि अगर ऊपर डील होनी है तो हम क्यों ना डील कर लें। और ये तो केपी असेंबली तो मेरे ख्याल में बहुत ही जो है वो खुशकिस्मत होगी कि 1.5 साल बाद फिर उन्होंने सेनेटर इलेक्ट करने हैं और फिर माल चलेगा और फिर चीजें चलेंगी और फिर उनके हिस्से में, जिसके हिस्से में जो आएगा वो लेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन बेग साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे। भी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, मुल्क में जो फ्लडिंग की सिचुएशन है इंतहाई खतरनाक, बाबू सर टॉप का मामला हो या फिर इस्लामाबाद की एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, बात करेंगे उस ब्रेक के बाद हमारे साथ। मॉनसून का चौथा और सबसे ताकतवर स्पेल इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों को अपनी लपेट में लिए हुए है। नारोवाल, चकवाल, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिशों ने निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम करके रख दिया है। कहीं गलियां नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं तो कहीं पानी घरों, दुकानों और सड़कों में दाखिल होकर शहरियों के लिए मसाइल पैदा कर रहा है। सबसे बढ़कर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ होने वाली तूफानी बारिश ने कई सालों के रिकॉर्ड्स तोड़ कर रख दिए। इन बारिशों के बायस नाला लई में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़कर 7 फुट तक पहुंच चुकी है, जिसने शहरियों को शदीद खौफ व हिरास में मुब्तला कर दिया है। ये बारिशें जहां एक तरफ कुदरत की रहमत होती हैं, वहीं अगर बर वक्त इंतजामात ना हो तो यही बारिशें जहमत बन जाती हैं। जैसा कि इस्लामाबाद की एक हाउसिंग सोसाइटी
अब उसमें पेश आने वाला अफसोसनाक वाकया एक अलमनाक मिसाल बन चुका है, जहां शदीद बारिश के दौरान एक बाप और उसकी कमसिन बेटी अपनी कार में सवार कहीं जा रहे थे कि अचानक बरसाती नाले में पानी के तेज बहाव की जद में आए। फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे गाड़ी तवाजुन खोकर नाले में जा गिरी और देखते ही देखते पानी के शदीद दबाव ने कार को मुकम्मल तौर पर डुबो दिया। अब रेस्क्यू टीम ने इमदादी कार्रवाई शुरू कर रखी है। हेलीकॉप्टर की मदद से बाप बेटी को तलाश करने की कोशिश जारी है। रेस्क्यू टीम ने गाड़ी की निशानदेही की है और लेकिन बाप बेटी का ताहाल कुछ पता चल नहीं सका है। इस वाक़े ने पूरे शहर को गम और हैरत में मुब्तला कर दिया है कि आखिर कब तक ऐसे दिल दहला देने वाले सानेहात रूनुमा होते रहेंगे। ये सवाल भी जोर पकड़ रहा है कि आखिर इस साने का जिम्मेदार कौन है। सिर्फ कुदरती आफात को इल्ज़ाम देना काफ़ी नहीं है, क्योंकि असल हकीकत यह है कि बरसाती नालों पर तामीरात करके वहाँ रिहायशी प्लॉट सेल किए जाते हैं। मुतल्लिका हुकाम की खामोशी, बासर माफिया की पुष्पनाही और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बेबसी की वजह से, बेबसी क्या है, बेहिसी कहना शायद मुनासिब लफ्ज़ होगा, ये गैर कानूनी सरगर्मियाँ खुलेआम जारी रहती है और हाउसिंग सोसाइटीज़ की इंतज़ामिया नालों को काट कर ज़मीन को रिहायशी प्लॉट्स में तब्दील करती हैं और बेखबर ख़रीदार वहाँ घर बना लेते हैं। नतीजा ये निकलता है कि जैसे ही बारिश का पानी आता है, रास्ता ना मिलने पर यह तेज़ रफ्तार रैला इंसानी जानों को निगल लेता है। क्योंकि हर साल मानसून बारिशों से पहले दावा किया जाता है कि नालों की सफाई की जाएगी, गैर कानूनी तजावुज़ात हटाई जाएंगी, लेकिन जब अमली इकदाम देखते हैं तो मामला वही का वही होता है। नतीजतन बारिश की हर स्पेल के साथ हादसात की खबरें आती हैं जिनमें मासूम जानें ज़ाया हो जाती हैं। ज़रूरत तो इस बात की है कि हुकूमत फौरी तौर पर एक जामे प्लान मुरतब करे, जिसके तहत न सिर्फ मौजूदा नालों की सफाई और बहाली की जाए, बल्कि नालों पर कब्जा करके तामीर किए गए मकानात और प्लॉट्स के जिम्मेदारों का भी एहतसाब किया जाए। इन गैर कानूनी घर तामीर करने वाले माफिया, नक्शा पास करने वाले इदारे और ज़मीन फरोख्त करने वाले अनासर सबको कानून के कटहरे में लाना चाहिए। अब ये है इस्लामाबाद का इंसिडेंट। बाबूसर टॉप पे जो क्लाउड बर्स्ट का वाकया पेश आया, उसकी वजह से अब कैजुअल जो पहले 4 थी बढ़कर 5 हो चुकी है। अब सयाह रुख करते हैं शिमाली इलाका जात का, जो वार्निंग्स इशू की जाती हैं, अलर्ट्स जारी किए जाते हैं, उनसे सरफ नज़र किया जाता है और वहाँ पहुँच जाते हैं। अल्टीमेटली क्या है कि फिर यही होता है, इस तरह के अलमनाक हादसात, इस तरह की अलमनाक दास्तानें रकम होती हैं। अब भी वार्निंग्स इशू हुई हुई हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से जिस तरह की क्विकली और जिसकी प्रेडिक्शंस भी नहीं की जा सकती हैं, अनयूजुअल इंसिडेंट्स पेश आते हैं, वो इंसानी जानों के ज़िया का बाइस बनते हैं। डॉक्टर आसिफ जावेद साहब जो फ्लड एक्सपर्ट हैं और वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेंट भी उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ये जो कुछ हो रहा है ये नेचुरली अकर हो रहा है या फिर ये मैन मेड है? ज़ाहिर है नेचर का रूल है, क्लाइमेट चेंज है, लेकिन ये क्लाइमेट चेंज जो इतना क्विकली हो रहा है, अब्रप्टली हो रहा है, ये मैन मेड क्राइसिस कहा जाएगा, नेचुरल कहा जाएगा? मैं पर्टिकुलरली रेफर कर रहा हूँ जो बाबूसर टॉप पे हुआ क्लाउड बर्स्ट का इंसिडेंट, और फिर इस्लामाबाद की एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जो बड़ा ही दर्दनाक वाकया पेश आया कि एक बाप और बेटी, कमसिन बेटी गाड़ी में सवार थे कि बरसाती नाले के जो रैला है वो उनको बहा के ले गए और अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, उनका पता नहीं चल सका है। रेहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और डेफिनेटली ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि साइंटिस्ट ने लॉन्ग एगो प्रिडिक्ट की थी कि दैट शुड बी अ रिजल्ट ऑफ यू नो ऑन क्लाइमेट चेंज, और जिसके कंसिक्वेंसेस हमें भी देख रहे हैं क्लियर कट। डेफिनेटली ये जो हैजर्ड्स होते हैं या ये जो आप कह लें जो फ्लड्स आ रहे हैं, दीज आर द नेचुरल प्रोसेस, नथिंग मोर देन नेचुरल प्रोसेस। लेकिन क्लाइमेट चेंज जो है इसको इंटेंसिफाई करता है, इसकी इंटेंसिटी में इजाफा करता है। जिस तरह आपने अभी खुद कहा कि बाबूसर टॉप पे इंतहाई जो एक जो वाकया हुआ है जिसमें 5 लोगों की कीमती जानें चली गई हैं, तो कहा जा रहा है कि भाई वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ है। क्लाउड बर्स्ट हो या हाई इंटेंस रेनफॉल हो, ये रिजल्ट है क्लाइमेट चेंज का। लेकिन हमने करना क्या है, हमने अपने आप को अडॉप्ट करना है। जिस तरह आपने कहा पिंडी इस्लामाबाद में लास्ट वीक, इस वीक की तो मेरे पास कल की तो स्टेटिस्टिक नहीं है, लेकिन लास्ट वीक जो स्टेटिस्टिक थी तो वो थी more than 300 almost around 300 millimeter of rainfall in just 2 days, which is you can say like 20% of the entire year. So मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पूरा का पूरा मानसून जो है वो स्क्वीज हो गया विद इन 2 days, और ये चलता रहेगा पूरे बरसात में या इस मानसून के सीजन में। लेकिन रेहान साहब, मसला यहाँ पर नहीं खत्म होता। मसला ये है कि इन्होंने तो आना है, क्या हम अपने आप को अडाप्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? दिन ब दिन हमारी अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, हमारी हाउसिंग सोसाइटी बढ़ रही है विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ द वाटरवेज
जी जी जो बिल्कुल, पानी की मैं यही पे आपको लाना चाह रहा था सर, कि ये जो जंगलात का कटाव हुआ है पर्टिकुलरली, और हमने ग्रीन लैंड को ब्राउन में कन्वर्ट किया है, कंक्रीट का जंगल बना दिया है। जो मैंने इस्लामाबाद इंसिडेंट का जिक्र किया ना, वो एक निजी हाउसिंग सोसाइटी का है। वहां पे एक बाप और बेटी जो एक गाड़ी समेत जो है वो इस पानी के बहाव के साथ बह गए। पानी के बहने का रास्ता नहीं, जो जो हमने देखा अभी तक, वहां पे हेलीकॉप्टर भेज के रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, बट उनका पता कोई नहीं है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट सर। जी जी। देखिए रियाम साहब, हमारे पाकिस्तान में अगर आप देखें तो रिवर प्रोटेक्शन एक्ट एग्जिस्ट करता है, बट क्या इसको ट्रू सेंस में फॉलो किया जाता है? नॉट एट ऑल। एम्बैंकमेंट्स में क्या क्या है, मतलब वहां पर हमने आबादियां कर दी हैं, वहां पर हमने कंक्रीट के स्ट्रक्चर बना दिए हैं, एस्फाल्ट, ये तमाम चीजें जो हैं ये फ्लडिंग को प्रमोट करती हैं, ना कि फ्लडिंग को रोकने में मदद करती हैं। हमने इको टूरिज्म को प्रमोट नहीं किया, हमने इकोलॉजिकल टाइप की सोसाइटीज नहीं बनाई, हमने मतलब है कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए, जिसकी वजह से क्या किया, पानी को हमने कन्फाइन कर दिया। अब नेचुरल सी बात है, एक पानी का फ्लो अगर एक चैनल की कैपेसिटी है लेट्स से 30 क्यूसिक, उसको आपने कन्फाइन करके 20 पे कर दिया है, तो जो अगला 10 क्यूसिक वाटर है वो तो डेफिनेटली बाहर आएगा और तबाही मचाएगा और ज्यादा पानी की क्वांटिटी नीचे आएगी। तो ये बड़ा जरूरी है, मतलब है इन चीजों पे अमल करना, कि जो मतलब है आप समझें कि क्या कहते हैं, एक तरफ से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रही है। अब ये जो वाकया हुआ है DHA फेज 5 में, तो क्या हुआ, व्हाट हैपेंस, वो तो बड़ी प्लान्ड सोसाइटी है, लेकिन क्या जो वाटरवेज थे, अब इसको ये नाम देना कि भाई ये तो एक नेचुरल इवेंट था, नहीं, मैं इसको नहीं कहूंगा ऐसे कि नेचुरल इवेंट था। दिस इज व्हाट वी हैव डन एक्चुअली। हाउ वी हैव डन एक्चुअली, बिकॉज एक तो हम क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं, ऊपर से हमने जो वाटर के नेचुरल पैसेजेस हैं उनको नैरो डाउन कर दिया, वाटर को कन्फाइन कर दिया है, उसको हमने पैसेज नहीं दिया। तो इससे मतलब है, जाहिर सी बात है, पानी तो अपना कोर्स लेना है, पानी कहाँ जाएगा? अब मुझे ये बताएं। जी रेहान साहब। जी जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं सर। जाहिर है पानी का रास्ता हमने बंद किया, उसके ऊपर हमने हाउसिंग सोसाइटीज खड़ी कर दी, और ये सारा कुछ है। आपने कहा अडेप्ट करना पड़ेगा। अडेप्ट कैसे करें? सबसे पहले तो आप ये बताइए कि वो लोग खासतौर पे जैसे जो बाबू सर टॉप पहुंचे या नॉर्दर्न एरियाज का विजिट करते हैं, स्वात की तरफ जाते हैं, सबसे पहले तो क्या अब हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा सीजन ऐसा है, मतलब उमन समर वेकेशंस के अंदर लोग वहां पे जाते हैं, तो क्या रुख ना किया जाए शिमाली इलाका जात का इस मौसम के अंदर? नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये बारिशों के हवाले से फोरकास्ट जो होती है, उससे आपको नहीं लगता कि वो फोरकास्ट भी धरी की धरी रह गई? इतना अनयूजुअल हो रहा है मामला कि वो हम उसको प्रिडिक्ट भी नहीं कर पा रहे। देखिए रेहान साहब, आपने मैं ये कहने वाला था कि एक तो क्लाइमेट चेंज, जो वेदर की प्रिडिक्शन है, अगर कोई मतलब है कोई भी वेदर फोरकास्टर ये कहता है कि भाई कल इतने बजे लाजमी बारिश होगी, तो मेरे ख्याल से ही इज अ बिग लॉयर। क्योंकि देखिए वेदर इतना डायनेमिक है, फिर क्लाइमेट इतनी डायनेमिक है कि इसकी आप एक्यूरेट फोरकास्टिंग कभी भी नहीं कर सकते। आप प्रिडिक्शन दे सकते हैं, इसलिए वर्ड यूज करते हैं हमेशा कि भाई बारिश होने का इम्कान है, या इन चीजों का इम्कान जो काफी हद तक बेहतर भी होता है। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से एक इंतहाई अनप्रेसिडेंटेड किस्म के इवेंट जो साइंटिस्ट लॉन्ग एगो से कह रहे हैं, वो मतलब है आते जा रहे हैं, वो हम देख रहे हैं, अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। दूसरी बात यह है, आपने बड़े अच्छे पॉइंट की तरफ तवज्जो हटा दी है, दिला दी है कि व्हेन पीपल शुड टेक इट वेरी सीरियसली, मतलब हम इन वार्निंग को सीरियस लें और इन पे अमल दरामद करें। ठीक है, इस तरह आजकल देखें, अभी अब डेफिनेटली एक सीजन चल रहा है मानसून का है, वी हैव रेन ऑल ओवर द पाकिस्तान, या मैक्सिमम पोर्शन में है, फिर फ्लड्स भी साथ आ रहे हैं। तो ये इशू बिल्कुल एक लाइमलाइट इसने इख्तियार की हुई, लोग इस पर डिस्कशन भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी बोल रही है, टीवी चैनल्स भी बोल रहे हैं, हम भी डिस्कस कर रहे हैं, घरों में डिस्कशन हो रही है। लेकिन जब मानसून चला जाएगा तो ये तमाम इशू बैक बर्नर पर चला जाएगा। मैं कई मरतबा ये कह चुका हूँ कि वी आर वेरी गुड एट रेस्क्यू, बट लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट की हमें जरूरत है। हमें सोसाइटीज के जो बायलॉज जो बने हुए हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए। जो वार्निंग्स इशू होती है पर्टिकुलरली गवर्नमेंट की तरफ से, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, ये बात आप दुरुस्त कर रहे हैं कि हम फायर फाइटिंग मोड में होते हैं, हम इमरजेंसी मोड के अंदर होते हैं। जैसे ही दैट सिचुएशन इज ओवर, इमरजेंसी इज ओवर, और उसके बाद फिर हम एक लंबी तान के सो जाते हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है। मैं ये कह रहा हूं सर कि क्या आप पब्लिक को, बीइंग पब्लिक, क्या मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए इस मौसम के अंदर? मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर लें, कम निकलें, या इस तरह के इलाकों का रुख ना करें? क्या करें हम, अडेप्ट या फिर दूसरे तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल एडेप्टेबिलिटी तो लॉन्ग टर्म है जी।
डेफिनेटली देखें, अब जितने दुनिया के टेक्निकली एडवांस कंट्रीज आपने देखा होगा, वो बाकायदा अपने सिटीजन को ट्रैवल एडवाइजरीज इशू करते हैं। तो हमें भी पाकिस्तान में भी अपने लोगों को डिपार्टमेंट्स की तरफ से बाकायदा ट्रैवल एडवाइजरी इशू करनी चाहिए, जो कि शायद मेरे ख्याल से बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिफ जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी, एक सोशल इशू है, इस बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। मदरसा इल्म का घर होता है, वहाँ अल्फाज का नूर, किताबों की खुशबू और अल्लाह के पैगाम से दिलों को मुनव्वर किया जाता है। लेकिन स्वात के एक मदरसे से ऐसा दो नाक वाक़या पेश आया है जिसने सिर्फ एक घर को नहीं पूरी बस्ती को सोगवार कर दिया। जैसा कि मासूम तालिब इल्म फरहान, जो चंद दिन गैर हाजिर रहने के बाद वापस मदरसे पहुंचा था, अपने ही असातिज़ा के हाथों मुबैना बेरहमाना तशद्दुद का निशाना बनकर हमेशा के लिए खामोश हो गया है। वो मदरसा जहाँ उसने इल्म सीखने की उम्मीद बांधी थी, वही उसकी आखिरी मंजिल साबित हुआ। फरहान कुछ दिन मदरसे से गैर हाजिर रहने के बाद जब वापस आया तो असातिज़ा के गुस्से का शिकार हुआ। पुलिस रिपोर्ट और एनी शाहिदीन के मुताबिक 3 असातिज़ा मोहम्मद उमर, उनके बेटे एहसानुल्लाह और अब्दुल्ला ने सब तलबा के सामने उस पर मार पीट शुरू की, और यूं सज़ा के नाम पर दी जाने वाली ये मार जल्द ही वेश्याना तशद्दुद में बदल गई। अब फरहान के हमजमात ने सदमे भरे लहजे में बताया कि फ़रहान को एक कमरे में ले जाया गया जहाँ असातिज़ा की जानिब से मारपीट जारी रही। इस दौरान मुझे पानी लाने के लिए बुलाया गया। फरहान ने चंद घूंट पानी पिया, मेरी गोद में सर रखा और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गया। अब मासूम बच्चे की इस हलाकत पर मदरसे में बाकी तलबा के मारे रोते हुए दिखाई दिए। अब जिस तरह से मासूम तालिब इल्म पर तशद्दुद की सूरत हाल सामने आई है वो इंतहाई दर्दनाक है। एनी शाहिद के मुताबिक असातिज़ा और तलबा फरहान को करीबी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दे दिया। अब एक ऐसा बच्चा जो इल्म की प्यास लिए मदरसे आया था वो बेजान लाश बनकर वापस लौटा है। बहरहाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर स्वात के तर्जुमान के मुताबिक तीनों मुल्ज़िमान के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि नहायत अफसोसनाक वाक़या है और हम मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ दिलाने के लिए पुरज़्म हैं। बहरहाल अफसोसनाक हकीकत यह है कि हमारे माशरे में मदारिस, स्कूलों और यहाँ तक के घरों में बच्चों पर तशद्दुद के वाक़यात बार बार पेश आते रहे हैं। सिर्फ चंद बरस पीछे जाएँ तो 2014 में इस्लामाबाद में एक मदरसे से एक मुअल्लिम ने 11 साला बच्चे को इतना पीटी टांग की हड्डी टूट गई। फिर 2015 में लाहौर के नवाही इलाके में हाफिज़ कुरान बनाने के नाम पर एक उस्ताद ने बच्चे को इस कदर मारा कि वो ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो गया। 2017 में कोहाट के मदरसे में उस्ताद के तशद्दुद से एक तालिब इल्म की मौत वाक़ हुई। 2018 में कराची में मदरसे के उस्ताद ने एक तालिब इल्म को सबक याद ना होने पर बुरी तरह पीटा और इस तशद्दुद की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद उस्ताद को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह 2019 में फैसलाबाद के एक मदरसे में उस्ताद के तशद्दुद से 10 साला तालिब इल्म जाबहक हुआ। इसी साल लाहौर में एक मदरसे में तालिब इल्म पर वेश्याना तशद्दुद की वीडियो वायरल हुई जिसमें उस्ताद डंडों से मारता रहा। अब ऐसे सैकड़ों केसेस नज़रों से ओझल भी रहते हैं क्योंकि ज़्यादातर ख़ानदान दबाव, बदनामी के खौफ या अपनी इज्जत की वजह से खामोश रहते हैं। अब एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑडिट रिपोर्ट आपके सामने पेश करेंगे जिसमें ओवर बिलिंग जो सारिफीन से की गई है बिजली के बिलों के नाम पर, उस मुतालिक बात करेंगे। उस ब्रेक के बाद हमारे साथ बिजली के बिल आम सारिफ के लिए पहले ही एक डरावना ख्वाब बन चुके हैं, लेकिन हालिया ऑडिट रिपोर्ट ने तो इस ख्वाब को हकीकत में बदल कर रख दिया है। जैसा कि एक ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक ये इंकशाफ सामने आया है कि 8 सरकारी बिजली तकसीमकार कंपनीज यानी डिस्कोज ने माली साल 2023-24 तक सारिफीन को 244 अरब रुपए की गैर कानूनी और बिला जवाज ओवर बिलिंग की है। ये खबर सिर्फ आदाद शुमार का मामला नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसमें करप्शन, नाअहली और बेहिसी खुलकर नजर आती है। हैरत की बात यह है कि संगीन बदउनवानी के बावजूद अब तक किसी भी जिम्मेदार अफसर के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की गई। ये वही कंपनीज हैं जिनका काम आवाम को बर वक्त और दुरुस्त बिल फराहम करना है, लेकिन इन पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने अपनी कोताहियाँ छुपाने के लिए सारिफीन को कुर्बानी का बकरा बना दिया है। बहरहाल ऑडिट रिपोर्ट ने यह भी इंकशाफ किया है कि ओवर बिलिंग, बिजली चोरी, लाइन लॉसेस और नाकिस कारकर्दगी की असल वजूहात छुपाने के लिए की गई है। यानी जो बिजली चोरी हुई या कंपनीज के निज़ाम में खराबियों की वजह से ज़ाय हुई उसका बोझ बराह रास्त आवाम पर डाल दिया गया। अब इस रिपोर्ट का सबसे तकलीफदेह हिस्सा यह है कि इन कंपनीज ने मुर्दा अफराद को भी नहीं बख्शा। जैसा कि मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने 496 बिलियन रुपए के बिल ऐसे सारिफीन को भेजे जो इस दुनिया में मौजूद। इसके अलावा एक केस में जहां बिजली का इस्तेमाल सिफर था वहां हैरत अंगेज तौर पर 1.2 मिलियन यूनिट्स का बिल भेजा गया। इस वाक़े से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि महज इंसानी गलती नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म और सोचा समझा तरीक़ाकार है। अब रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, सक्कर और कबायली इलाकों के डिस्कोज ने मुख्तलिफ हीलों और बहानों से सारिफीन पर इजाफी बिल्स का बोझ डाला है और महज एक माह के दौरान 2,78,000 से जायद सारिफीन को 47.81 अरब रुपए के जायद बिल भेजे गए हैं।
अब असल मसला सिर्फ ओवर बिलिंग का नहीं बल्कि इसके पीछे छुपजामी और करप्शन का है। इन कंपनीज के अंदर ऐसी पॉलिसीज या निज़ाम का फुकदान है जो बिजली के ज़िया को रोक सके। जब कंपनी की कारकर्दगी कमज़ोर होती है, लाइन लॉसेस ज़्यादा होते हैं और बिजली चोरी रोकने के इकदाम नाकाम रहते हैं, तो इसका हल ये निकाला जाता है कि सारिफीन से ज़्यादा पैसे वसूल किए जाएँ। ये ना सिर्फ गैर अखलाकी बल तौर पर भी जुर्म है। दायर है, बहुत दुश्वार है जालिम का पंजा मोड़ना, लेकिन बहुत आसान है मजलूम को इल्ज़ाम दे देना। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।